औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इमरान गाज़ी, जनरल सेक्रेटरी मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन। हमारा तालीमी सिलसिला, जैसा कि सबको मालूम है कि हम रेगुलर इसको हम चला रहे हैं, और इस सिलसिले में हमने केस लॉ मेड इजी के ऊपर वीलॉग बनाया था, और उस वीलॉग के अंदर हमने जस्टिस राहिल कामरान और जस्टिस साहिद जमील खान साहब के दो केस लाज को 138 सेक्शन और 140 जिसमें से बैंक से पैसे निकल गए थे उसके ऊपर हमने अपने मेम्बरान और हमारे जो पाकिस्तान भर के जो यूट्यूब पे हमें जो फॉलो कर रहे हैं मेंबर्स, जो दोस्त हमारे कोलीग्स हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, तो उनकी तरफ से बहुत इसको अप्रिसिएशन मिली, और हमारे दोस्तों ने और इन कोलीग्स ने हमें बार बार, और हमारे खुसूसन हमारे मेम्बरान की तरफ से जो एक नए दोस्त जो अपलेट वर्क सीखना चाह रहे हैं उनकी तरफ से बार बार तकाजा किया गया कि आप इस केस लाज के सीरीज़ को आप जारी रखें, ताकि जो केस लॉ की इंटरप्रिटेशन है वो बाज़ दफ़ा समझ में नहीं आती। जब इन्हें प्रोग्राम देख लेते हैं और उसके बाद हम केस लॉ को पढ़ते हैं तो फिर हमें समझ आता है जी कि केस लॉ जो हमारा इंटरप्रिटेशन है, एक नया रूल जो सेट हुआ है, उसको हम कैसे कोर्ट ऑफ लॉ में अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा हमारी एग्जेक्टिव बॉडी ने डिसाइड किया है कि हम इस सीरीज़ को इंशाल्लाह जारी रखेंगे, और केस लॉ मेड इजी पर वीकली बेसिस पर 2 या 3 प्रोग्राम करते रहा करेंगे। और आज जो हम केस लॉ लेके आए हैं, और वो केस लॉ बेसिकली ये भी एक लेटेस्ट केस लॉ है, और 3 जून 2024 को मिस्टर जस्टिस राहिल कामरान साहब ने सेक्शन 140 के ऊपर ही डिसाइड किया है। तो इसको हम देखते हैं, आते हैं इस पर। और इस पर एक जो केस लॉ है, रेडियंट मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड, इसमें पटिशनर है, रेट पटिशन नंबर 34,736 है 2024। ये ऊपर से आप देख रहे होंगे ये ब्लैंक है। ब्लैंक होने की वजह से ये नहीं समझना कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इस केस लॉ को। ये केस लॉ रिपोर्टेड है और लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। अगर आप पटिशन नंबर दे के इसको सर्च करेंगे, इसको रेडियंट मेडिकल के प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आप इसको सर्च करेंगे गूगल में, या लाहौर हाई कोर्ट में की वेबसाइट पर जाके आप रिपोर्टेड जजमेंट्स में मिस्टर जस्टिस राहिल कामरान साहब की जजमेंट्स को सर्च करेंगे तो 3 जून 2024 में जजमेंट मिल जाएगी। और जो इसका साइटेशन नंबर है, वो जो लिंक है इसका वेबसाइट पे, वो आप कोर्ट ऑफ लॉ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैलिड आपके पास सोर्स है। और इस जजमेंट में बेसिकली सेक्शन 140 को की वायर सब सेक्शन 1 है, इसके प्रोसीजर के ऊपर पटिशनर ने रिट की है। और इस पटिशनर के अकाउंट से एक अमाउंट थी, वो सेक्शन 140 के पावर इस्तेमाल करते हुए FBI ने निकाले हैं उसमें से रकम। और उस रकम निकालने के बाद ये जो रकम निकाली गई है, बेसिकली 31/5/2024 को एक नोटिस जारी किया गया जिस पर गलती से तारीख 31/5/2023 लिखी गई। और ये हम सबको मालूम है कि टाइपिंग मिस्टेक कोर्ट्स पर कोई इतना उस पर इफेक्ट नहीं होता, और कोर्ट्स की तरफ से वो टाइपिंग मिस्टेक को ओवरलुक कर दिया जाता है। तो इसको बेसिकली एक टाइपिंग मिस्टेक के ऊपर प्ली लीकेजी के 31/5/2023 का जो नोटिस है वो लीगल है, तो लेकिन कोर्ट ने इस 31/5/2023 की जगह उसको खुद मेंशन कर दिया कि टाइपिंग मिस्टेक थी। और इसके ऊपर मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की है। इस प्रेजेंटेशन को हम देखते हैं, और इस प्रेजेंटेशन के मुताबिक ये जो केस लॉ है मैं आप डिस्कस कर रहा हूँ लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के साथ साथ आपको imrangazi.com और multantaxbar.com इन दोनों वेबसाइट्स पर भी आपको अवेलेबल होगा। पटिशनर का तारफ़ हमने करा दी है, और सेक्शन 140 के ऊपर बेसिकली पटिशनर ने चैलेंज किया है 140 सब सेक्शन 1, इसकी जो क्लास है 140 क्लास 1 है, और सेक्शन 140 की इसको चैलेंज किया है। और प्रोसीजर के ऊपर उन्होंने कहा कि जी का FBI को प्रोसीजर ये था कि जब एक अपील पेंडिंग है कमिश्नर अपील के पास सेक्शन 127 के तहत, तो फिर 140 की सब सेक्शन 1 की प्रोवाइज़ो है, उसके तहत सिर्फ 10% की रिकवरी हो सकती है, और इससे ज़्यादा रिकवरी करना अनलॉफुल है। और क्योंकि अपील पेंडिंग थी, और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील भी रिकवरी नहीं हो सकती जब तक कि जो हमारे केस लॉ मुख्तलिफ डिसाइड हो चुके हैं, जिसमें एजुडिकेशन ऑफ liability ऑफ द पटिशनर बाय एट लीस्ट वन आउटसाइड डिपार्टमेंटल फोरम। तो जब तक आउटसाइड फोरम जो डिपार्टमेंट का है उससे डिसाइड नहीं हो जाती है अपील, उस वक्त तक
रिकवरी वैसे भी नहीं हो सकती। और तीसरे नंबर पर उन्होंने मिनिस्टर जस्टिस राहिल कामरान साहब की जजमेंट ही कोट की है, और इसी जजमेंट जो जो इधर इन्होंने कोट की है, चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन पाकिस्तान ब्रांच वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान अगस्त 2024 PTD 242 में रिपोर्ट हुई है। इसी के ऊपर हमने पहला वीलॉग बनाया था। अगर किसी ने दोस्त ने नहीं देखा तो वो हमारे 5 या 6 माह पुरानी वीडियोस यूट्यूब चैनल पे, अगर मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन के ऑफिशियल चैनल पे जाएंगे तो उनको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को भी देखें, इसमें बड़े अच्छे प्रिंसिपल सेट किए थे। तो डिपार्टमेंट की तरफ से जो वकील अटॉर्नी जनरल पेश हुए हैं, उनका मौक़िफ़ ये था कि सब सेक्शन 140 का इसकी जो प्रोविज़ो है ये वॉलंटियर को सपोर्ट करती है। जो वॉलंटियर 10% जमा करा दे, और अगर वॉलंटियर खुद जमा नहीं कराता तो महकमा 100% रिकवरी कर सकता है। महकमे की तरफ से जो मौक़िफ़ लिया गया वो ये लिया गया जी कि टैक्स पेयर ने जब अपील की और उसने स्टे हासिल कर लिया तो मीन वाले उसका स्टे एक्सपायर हो गया, और जो उसकी लास्ट हेयरिंग थी उस दिन के टैक्स पेयर ने खुद एजरमेंट अप्लाई की, स्टे ऑर्डर इसका एक्सपायर हो चुका था, तो महकमा हक बजाने हुआ कि इसकी रिकवरी कर सके। और 10% की जो कंडीशन अगर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 140 के अंदर दी गई है वो वॉलंटियर के लिए है, ना कि जब महकमा खुद रिकवरी करने जाएगा तो वो 100% कर सकता है। तो जस्टिफिकेशन ऑफ फॉर रिकवरी महकमे की तरफ से दी गई, और उसके बाद कोर्ट ने जो एनालिसिस किया वो कोर्ट ने कहा जी कि जब तक कि एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल फोरम जैसे कि अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसकी तरफ से जब तक फैसला नहीं हो जाता तो रिकवरी करना, जबकि कमीशन अपील के पास केस पेंडिंग हो, नहीं की जा सकती। इवन के अरे केस अगर टैक्स लॉस अमेंडमेंट एक्ट 2024 के तहत, क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर का था, अपीलेट ट्रिब्यूनल में ट्रांसफ़र हो गया था, और जिस बना पर भी दोबारा इस केस की हेयरिंग 127 के तहत वहाँ कमीशन अपील के पास फिक्स नहीं हुई और पटिशनर स्टे हासिल नहीं कर सका, तो इसके बावजूद भी इसको अपील को एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल फोरम से डिसाइड होना चाहिए था, क्योंकि वो डिसाइड नहीं हुआ तो रिकवरी बिल्कुल गलत हुई है। उसके बाद जो कोर्ट ने सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 140 की जो प्रोवाइज़ो है इसको थोड़ा सा एक नया रूल सेटल किया है कि अगर वॉलंटियर के तौर पर टैक्स पेयर जमा नहीं भी कराता तो महकमा जब अपील फर्स्ट फोरम में पेंडिंग हो तो सिर्फ 10% की हद तक रिकवरी कर सकता है। थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड में डिस्कस कर दूं कि ऐसे दोस्त जो कि रिकवरी के प्रोसेस को नहीं समझते, जब एक ऑर्डर पास होता है तो उसके साथ 137 का नोटिस जारी होता है जिसमें टाइम दिया जाता है कि आप इतने दिनों में टैक्स पेयर ड्यू टैक्स जमा करा दे, अदरवाइज़ अपील कर ले। अगर वो अपील कर लेता है तो कमीशन अपील के पास उसकी अपील जमा होगी, और अपील के बाद उसने वहाँ स्टे अप्लाई करना है। अगर उसको स्टे मिल जाता है तो ठीक है, अगर स्टे नहीं मिलता तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि महकमा 138 का नोटिस जारी करेगा, और उसकी जो 138 के अंदर जो तरीक़ेकार लिखा हुआ रिकवरी करने का, उसकी प्रॉपर्टी को बेच सकता है, और उसके लैंड जो रेवेन्यू का जो तरीक़ेकार है उसके तहत रिकवरी की जा सकती है। तो सेक्शन 138 के अलावा सेक्शन 140 भी एक सेक्शन ऐसा है जिसके तहत किसी शख्स के पास अगर उस टैक्स पेयर की अमाउंट कोई रकम मौजूद है तो उसको भी महकमा उस टैक्स पेयर से उस वसूल कर सकता है, उसको पाबंद कर सकता है जी कि अब वो उस टैक्स पेयर को रकम आपने अदा नहीं करनी बल्कि महकमे को अदा करनी है, जिसमें कि ख़ास तौर पर आपके जो अगर किसी टैक्स पेयर ने लोन दिया हुआ है किसी को, या किसी को उधार पर माल दिया हुआ है, तो ऐसी पार्टी से भी महकमा नोटिस देकर रिकवरी कर सकता है। लेकिन इतना आसान तरीका जो महकमा अडॉप्ट करता है वो बैंक है। बैंक अकाउंट से टैक्स पेयर की इन्फॉर्मेशन लेकर वहाँ सेक्शन 140 का नोटिस देते हैं और उसको पाबंद करते हैं कि रिकवरी करें, क्योंकि टैक्स पेयर की अपील 127 में पेंडिंग थी कमीशन अपील के पास, और लास्ट हेयरिंग पर केस एजेंड हो गया था, और वेरी नेक्स्ट डे रहा उसके फ़ौरन बाद, क्योंकि केसेस आपके चले गए वहाँ अपीलेट ट्रिब्यूनल में टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट की 2024 की वजह से, तो टैक्स पेयर स्टे हासिल नहीं कर सका। तो इधर कोर्ट ने यही ऑब्ज़र्व किया है कि अगर वॉलंटियर भी वो जमा नहीं कराता, क्योंकि सब इसमें अगर एजम्पशन लेनी है कि बैंक से रिकवरी ना हो और 30% से रिकवरी आपकी महकमा ना कर सके, तो फिर टोटल डिमांड का आपने 10% वॉलंटियर के तौर पे आपने जमा कराना था, और अगर वो जमा नहीं भी कराया
तो अगर महकमा ऐसी सूरत में रिकवरी करेगा 140 की, तो वो सिर्फ 10% करेगा। 138 के अंदर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। 138 में लैंड रेवेन्यू के जो तरीक़ेकार दिया गया उसके तहत महकमा 100% भी रिकवरी कर सकता है, लेकिन 140 में लॉ के अंदर स्पेसिफिकली ये प्रोविज़ो डाली गई है ताकि टैक्स पेयर फर्स्ट अपील के दौरान रिलीफ हासिल कर सके। और उसके बाद जो पटिशनर का कौंसल था उसने बड़ी खुशी से कोर्ट को अपनी कंसेंट दे दी कि हम 10% जमा कराने को तैयार हैं, और अगर हमें 90% वापस मिल जाए तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि बजाय आप नोटिस करें और नोटिस करने के बाद इसको दोबारा केस फिक्स हो, महकमे की तरफ से जवाब आए और केस 2 महीने 6 महीने साल चले, हम 10% की कुर्बानी देते हैं, हमें 90%, क्योंकि प्रोसेस ऑफ लॉ 140 की वायलेशन हुई है, तो उस वायलेशन के तहत 90% की अमाउंट है वो फालतू चली गई है, हमारी एक्स्ट्रा चली गई है, तो वो वापस कर दी जाए। जब टैक्स पेयर की तरफ से कंसेंट चली गई तो कोर्ट ने जो रूलिंग दी है वो 10% से ज़्यादा की जो अमाउंट को विड्रा किया गया है, एक नया प्रिंसिपल सेट कर दिया है कि 127 के अपील के दौरान अगर फर्स्ट अपील में आपका केस पेंडिंग है तो 10% से ज़्यादा रिकवरी महकमा खुद भी 140 के तहत नहीं कर सकता। इवन के टैक्स पेयर ने वॉलंटरी तौर पर खुद अगर वो 10% की रकम ना जमा कराई है। और दूसरा जो प्रिंसिपल सेट किया है और ये सेट किया है कि अगर आपने जब 140 का नोटिस जारी भी करना है तो उससे पहले आपने टैक्स पेयर से पूछना है कि क्या वो 10% वॉलंटरी जमा कराना चाहता है, क्योंकि ऐसी कोई टैक्स पेयर के साथ मामला नहीं किए गए। तो कोर्ट ने रूलिंग दी है कि क्योंकि उससे पूछा ही नहीं गया, अगर पूछा जाता तो वो 10% टैक्स पेयर जमा करा देता, तो इस सूरत में क्योंकि उसे पूछा नहीं गया तो 90% की जो रकम है ये आप इसको वापस करें, उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, और उसके लिए जो टाइम दिया गया है वो 20 दिन दिया गया है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल क्योंकि पैदा हो जानी है, और ये पैदा होनी है कि 20 के एक तो रिफ़ंड का कमिश्नर नया अपॉइंट कर दिया गया है, जो कि जो अभी उनको खुद भी नहीं मालूम कि जी उन्होंने अभी काम का तरीक़ेकार क्या होगा और कैसे करेंगे, अभी उनके SOPs नहीं बने। तो रिफ़ंड कमिश्नर तो अभी फंक्शनल नहीं हुआ, और साथ में क्योंकि रिफ़ंड इस्लामाबाद से आना होता है तो वो भी अपना टाइम लेते हैं। अब जो रिस्पोंडेंट है इस केस में अगर वो 20 दिन में पैसे वापस नहीं करते तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकब हो जाएंगे, और पटिशनर कंटेम्प्ट की जो एक एप्लीकेशन है वो मूव कर देगा कोर्ट ऑफ लॉ लाहौर हाई कोर्ट में। और इसके साथ सिर्फ छोटी सी मैं बात करूँगा कि अगर वो टैक्स पेयर पटिशनर 138 के प्रोसीजर को फॉलो करता है, जैसे कि हमारे मिस्टर जस्टिस समद महमूद मिर्ज़ा साहब के, साजिद महमूद सेठी साहब के, और इसके अलावा शाहिद जमील खान साहब की जजमेंट्स मौजूद हैं कि उन्होंने 100% रिकवरी जो महकमे ने की है वो वापस करवाई है। अगर टैक्स पेयर उस तरफ चला जाता तो उसका मतलब था कि टैक्स महकमे का नोटिस होता और प्रोसीजर को मालूम किया जाता कि क्या कमिश्नर्स की जो कमेटी है उन्होंने इसकी 140 की अप्रूवल दी है या नहीं दी। जो एक प्रोसेस है, जो कोर्ट जो बोर्ड के सर्कुलर्स हैं क्या उनको फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, वो जब प्रोसेस लेंथी प्रोसेस है, 2 से 6 महीने साल 2 साल भी चला जाता है। यहाँ पर बड़े ही शॉर्ट टाइम में 31/5/2024 को बैंक से नोटिस जारी हुआ, बैंक से पैसे निकले। 2 जून को टैक्स पेयर ने अर्जेंट फॉर्म के तौर पर पटिशन जमा कराई, और एजेंसी के तौर पर जब 3 जून को ये केस लगा तो मिस्टर जस्टिस राहिल कामरान साहब ने इंतहाई खूबसूरती से ऑन कोर्ट कॉल FBR के वकील को और अटॉर्नी जनरल को कॉल करके आर्टिकल 199 की कंडीशन को पूरा करते हुए फौरी तौर पर इंसाफ को मुहैया किया है, और 90% टैक्स पेयर के रकम को वापस करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ और नए केस लॉ के साथ हम जल्द ही दोबारा हाज़िर होंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा, केस लॉज मेड ईजी। हम तमाम दोस्तों को केस लॉज की जो इंटरप्रिटेशन है, उसकी तफसील है, वो मुहैया हम करते रहेंगे। और इसके साथ आपने केस लॉ की जो लैंग्वेज है वो लाजमी अब इसके साथ पढ़नी है, ताकि जब इसको आप इस इंटरप्रिटेशन और तफसील के साथ आपने जो वीडियो देख ली है, इसके बाद जब आप केस लॉ को स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको जो मुश्किल टर्म्स हैं, इंटरप्रिटेशन की जो डिफ़िकल्टीज़ जो पेश आती हैं रीडिंग करने में, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। और जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे साथ साथ इसको हम जब भी एक वीडियो बनाएंगे और आपको शेयर करेंगे तो उम्मीद है कि जल्द ही आपको फिर केस लॉ पढ़ने आ जाएंगे, और
दोबारा इसको इन केस लाज को जब आप कोर्ट में पेश करेंगे तो आप अपने क्लाइंट्स को भी अच्छा इंसाफ लेके दे सकेंगे। इसके साथ ही मोहम्मद इमरान गाज़ी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।